सही है जी। तो हम बात कर रहे थे मेथोडोलॉजी की। तो ये स्टडी जो है वो डबल ब्लाइंड स्टडी है, जिसमें फिजिशियन और पेशेंट को नहीं पता कि कौन सा उसको रेजिमेन दिया जा रहा है, ताकि अपनी पसंदीदगी का इजहार ना कर सके और हमें जेन्युइन रिजल्ट्स आए। वो अपनी मर्जी के मुताबिक ना चले कि नहीं जी मुझे ये मत दो, मुझे ये दे दो। ये हमें सीक्रेट रखना होता है। इसके तरीके हैं, वो मैं फिर बाद में डिस्कस करूंगा। रेंडमाइज स्टडी थी, इसका मतलब है कि मेरी पसंद नहीं है इसके अंदर कि भाई उरूज को मैं ये दवा दूं और शबाना को मैं ये दवा दूं। नहीं, मैंने ये चार, फर्ज करें मैं अभी एक अनाउंसमेंट करता हूं कि भाई मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा जिसने ये फला सवाल का जवाब दिया। ठीक है। अब जो सबसे पहले आंसर कर देगा उसको मिल जाएगा वो इनाम, शर्त ये कि जवाब भी दुरुस्त हो। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि देखो ऐसा है कि मैं उरूज को पहले मुंतखब कर लूं, उससे सवाल करूं और उसको जवाब भी मालूम हो और आइसक्रीम उसे खिलाऊं, और फिर शबाना से मैं सवाल करूं और उसको इनाम में मैं चने दूं, तो शबाना जो है वो एक लम्हे के लिए सोचेगी कि भाई देखो उरूज को सवाल पर आइसक्रीम मिल गई और मुझे चने मिले, इसका मतलब यह है कि इम्तियाजी सलूक शुरू हो गया। तो हम रेंडमाइजेशन का प्रोसेस इख्तियार करते हैं जिसमें हम इम्तियाजी सलूक खत्म करते हैं। हम ये अपनी पसंदीदगी से पेशेंट चूज नहीं करते कि इस पेशेंट को हम ये देंगे, इस पेशेंट को ये देंगे। हम उसका रेंडमाइजेशन तरीका लेते हैं। सिंपल रेंडमाइजेशन का तरीका ये है कि हम टॉस कर लें कि भाई जो पहला पेशेंट आएगा आज की ओपीडी में और उसको डायबिटीज हो और उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब हो और वो प्रोटोकॉल पे पूरा उतर जाए और वो इजाजत भी दे दे, कॉन्सेंट दे दे कि हाँ जी मैं आपके क्लिनिकल ट्रायल में आना चाहता हूँ, तो अब जब रेजिमेन की बारी आएगी कि उसको दवा कौन सी देनी है, वहां पर मैं अपनी मर्जी नहीं चलाऊं। मैं मैं ये समझता हूँ कि ये उरूज आई है, मैं इनको जानता हूँ, ठीक है, मेरी स्टूडेंट है, मैं इनको ये वाला ट्रीटमेंट दूं, नहीं ऐसा नहीं। अब चाहे उरूज आए, चाहे शमाना आए, चाहे एक्स आए, चाहे वाई आए, चाहे जेड आए, मैंने टॉस करना है और टॉस डिसाइड करेगा कि इसको रेजिमेंट में क्या दूंगा। और रेजिमेंट को भी हम कोड कर देते हैं, जैसे DD1 DD2 हमने इसमें कर दिया था ना। तो DD1 में क्या है ये हमें भी नहीं पता, DD2 में क्या है ये भी नहीं पता हमको, ये सुपरवाइजर को पता होता है या उस सेंटर के इंचार्ज को पता होता है जहाँ क्लिनिकल ट्रायल हो रहा होता है। ठीक। तो हमने अपने केस में सुपरवाइजर को एक फॉर्म दे दिया था, उसने DD1 में क्या लिखा, DD2 में क्या लिखा हमें नहीं पता चला। उसने उठाकर ईमेल कर दी इंचार्ज को, जहां हमने ट्रायल किया था हकीम इब्राहिम खत्री के क्लिनिक पे हमने किया था, उनके पास वो ईमेल थी। जब हमारा ट्रायल पूरा हो गया उसके बाद में वो ईमेल खोली गई और उसमें पता चला कि भाई DD1 में ये था, DD2 में ये था। तो अब इससे क्या होगा कि रिजल्ट्स बड़े जेन्युइन आएंगे। और टॉस कर करके हमने दवाइयां दी थी कि भाई ये आया उसको चांद आया या हेड आया तो हमने DD1 डिसाइड किया हुआ था, टेल आया तो हमने DD2 डिसाइड किया हुआ था। ये पहले से इतना तो हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इसको हम DD1 दें, इसको DD2 दें। ठीक है। तो इसमें ये कहलाता है रेंडमाइजेशन मेथड। इसका और एडवांस तरीका ये है कि हम कंप्यूटर में एक्सेल फाइल होती है, उसके अंदर हम कोड कर देते हैं। हम पेशेंट्स को कोड कर देते हैं और कहते हैं कि भाई आप 2 दिन के बाद आइएगा, हम आपको दवा देंगे। 2 दिन में हम या 1 दिन में या चंद मिनटों में चंद घंटों में हम टाइम आउट लेकर हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ जैसे लकी ड्रॉ होता है ना, बॉन्ड्स के लकी ड्रॉ होते हैं, वो कंप्यूटर करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं और एक्सेल में भी ये ऑप्शन मौजूद है। हम फर्ज करते हैं हम 10 पेशेंट जो है ना आउट ऑफ 20 हमने डिसाइड करना है कि 50-50 हमने करना है। ठीक है। तो कंप्यूटर डिसाइड करेगा और कंप्यूटर बता देगा भाई DD1 को वाले पेशेंट्स ये हैं, इनके कोड ये हैं, इनको DD1 दे, इनको DD2 दे। ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है रेंडमाइजेशन। ठीक है। इसमें बायसनेस खत्म हो जाती है, इसमें इम्तियाजी सलूक खत्म हो जाता है। ये करना बहुत जरूरी है। हमें न्यूट्रल होना है, हमें जजमेंटल नहीं होना है। ठीक है। अब आपको मेथोडोलॉजी समझ में आ रही है? यस सर। डबल ब्लाइंड रेंडमाइज, यहां तक बात समझ में आई है? जी जी। जी सर। यस सर। ठीक है। केस कंट्रोल। केस कंट्रोल का मतलब ये है कि एक जो ग्रुप है वो मैं केस ग्रुप कहलाऊं उसको नाम दूंगा या टेस्ट ग्रुप नाम दूंगा, और दूसरा उसके जो पैरेलल ग्रुप होगा वो कंट्रोल ग्रुप होगा। तो इसमें हमने किया था, हमने एक अंग्रेजी दवा भी इस्तेमाल करी थी और एक हमारी अपनी फॉर्मुलेटेड दवा थी लिपिटेन।
ठीक है, दोनों जो है हमने वो कैप्सूल फॉर्म में कर दिया था, उसको बड़ा प्रॉपर तरीके से हमने बनवाई थी वो, और उसको हमने केस कंट्रोल स्टडी में शामिल किया। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि कॉज टू इफेक्ट स्टडी। इसके बरक्स होता है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, इफेक्ट टू कॉज। फर्क क्या है? हमने दवा दी, रिजल्ट देखा, रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या था कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स चेंज होंगे या होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड इफेक्ट है, जो हम प्रिज्यूम किए हुए कि यार ये दवा कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है, बढ़ाती है, कम करती है, नॉर्मल रखती है, ये उसका इफेक्ट होगा। दवा कॉज हो गया, हमने कॉज लगाया यानी दवा खिलाई और उसका इफेक्ट चेक किया, इस स्टडी को कहेंगे प्रोस्पेक्टिव। कॉज टू इफेक्ट स्टडी इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव। स्मोकिंग कॉज कैंसर, ये जुमला आपने सुना? हाँ जी, स्मोकिंग कॉज कैंसर, ये जुमला सुना है आपने? यस सर, भाई यस बहुत। नो तो जवाब। यस सर, यस सुना सर। है ना? यस जी सर, जी सिगरेट यस के सर। पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है। जी सर। ये कैसे पता चला? स्टडी करी है तो पता चला ना। सही। सिगरेट पिलाया लोगों को, फिर देखा कि कैंसर होता है, ये स्टडी हुई है, सर ऐसे। सर लेकिन इसके इसके अंदर बरक्स जो स्टडी भी हुई है, इसके अपोजिट स्टडी भी हुई है, जो ज्यादा स्ट्रांग है, इफेक्ट टू कॉज, कि कई कैंसर पेशेंट्स को देखा और उनकी हिस्ट्री ली, सिगरेट कितने लोग पीते थे, तो ज्यादातर लोग सिगरेट पीते थे और उनको कैंसर नमूदार हो चुका था। तो जब उल्टी स्टडी की जाएगी, इफेक्ट टू कॉज, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। आ रही बात समझ में? अभी कोविड चल रहा है, कोविड के बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये बात अभी तक यहीं तक है, साइंस अभी तक ये कह पा रही है। क्या पता चंद सालों में ये कहें कि यार ये ब्लड बॉर्न भी है, हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल जी हो सर। सकता है, लेकिन वो ऐसे नहीं कह देंगे, स्टडी की बुनियाद पर करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने स्टडी किया, अब इन्होंने जरासीम लगाकर कोरोना नहीं किया, बल्कि जिनको कोरोना हुआ हुआ था उनको स्टडी किया कि भाई ये तुम लोग खांसते हो, तुम्हारे कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितना डिस्टेंस होता है, एक कमरे में कितने लोग रह रहे हो, ऑफिस प्लेस कैसी है तुम्हारी, तुम किस गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो। इस तरीके से ये बात सामने आई ना कि यार ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, ये कांटेक्ट, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और ये 6 फीट के अंदर अंदर जो शख्स आ जाएगा रेंज में वो मुतासिर हो सकता है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हुई है, तभी तो ये कहा जाता है कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। क्यों कह दिया सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो? शुरू में तो पता ही नहीं चल रहा था ना। फिर ये भी कहा गया कि सोशल डिस्टेंस मिनिमम कितना हो, 6 6 फीट। मीटर 5 फुट क्यों नहीं बोला? फिट। स्टडी करी ना, सही। नहीं यार ये 5 फीट के अंदर जो आ जाएगा वो तो गया, 6 फीट का फासला जिसका है वो सेफ है, ठीक है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हुई है इसकी, ओके। जी सर। यस हम सर। हमारी स्टडी में रेट्रो नहीं है, हम कॉज दे रहे हैं। अब यहाँ पर कॉज जरासीम नहीं है, यहाँ बेसिकली हम ट्रीटमेंट करने के लिए दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका इफेक्ट आया, ठीक हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी, आप ज्यादातर प्रोस्पेक्टिव स्टडी ही करेंगे, क्योंकि आप नई कोई दवा बनाएंगे, उसका फॉर्मूला बनाएंगे, उसका ट्रायल करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी स्टडी प्रोस्पेक्टिव ही कहलाएगी। क्लियर? लेकिन अगर आप ये कहते हैं यार मैं डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर सर्वे करता हूं और ये डेटा बनाता हूं कि यार डायबिटिक पेशेंट जो है, कितने पेशेंट जो है वो कोरोना से इंतकाल कर गए, वाह अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छी स्टडी है और ये होनी भी चाहिए, हो भी रही है, ठीक है। अब इधर क्या है कि आप कोई कोरोना लगा नहीं रहे उनको, ना आप डायबिटीज उनके अंदर पैदा कर रहे हैं, ऑलरेडी वो डायबिटिक पेशेंट है। अब हम ये देखते हैं कि यार हॉस्पिटल का हमने डाटा उठाया, हमने कहा भाई इसमें से डायबिटिक पेशेंट्स का डाटा हमें दो, पता चला 50 निकल कर आ गए। फिर हमने ये देखा कि भाई इसमें से कितने लोग मर गए, कितने लोग आईसीयू में मौजूद हैं, कितने लोग जो है एचडीयू में मौजूद हैं, कितने लोग जो है जनरल वार्ड में एडमिट है, कितने लोग डिस्चार्ज होके चले गए, कितने लोग मर गए।
ठीक है, एक स्टडी सामने आ जाएगी, तो ये स्टडी कहलाएगी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ठीक है, दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन कोरोना डायबिटिक पेशेंट्स, और उनका एंड क्या हो रहा है कि वो मर रहे हैं, बच रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो बात सामने आएगी और फिर हम कह इसमें सकेंगे। सर इसमें साइड इफेक्ट्स जो होती है प्रोस्पेक्टिव के अंदर इंक्लूड होगी नहीं होगी? देखो साइड इफेक्ट हर चीज का होता है, ये कहना कि दवा साइड इफेक्ट से फ्री होती है, कोई दवा में साइड नहीं, ये सब बकवास है। ठीक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, गलत बात है ये। साइड इफेक्ट्स एक्सेप्ट करने वाले होने चाहिए ना, काबिल कबूल हो। ऐसे साइड इफेक्ट ना हो जो जानलेवा हो, मोहलिक हो, वहां हम अपनी स्टडी रोकते हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें इस स्टडी से मरना शुरू हो जाए तो हमें फौरन रोकना है। अच्छा, पहली बात तो हम इस लेवल पर अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन कर चुके होते हैं कि हम एनिमल ट्रायल से गुजर के आए हुए होते हैं। अगर एनिमल ट्रायल से गुजरे ही नहीं है तो फिर तो आप बहुत बड़ा गलत स्टेप ले रहे हैं, अनएथिकल स्टडी है वो टॉक्सिकोलॉजी स्टडी से दवा नॉन टॉक्सिक प्रूफ हो जाती है तो फिर हम जाएंगे फेज 1 में और फेज 2 में, अदरवाइज नहीं। हाँ, अब फर्ज करो वो सेफ थी, फेज 0 में वो सेफ थी, फेज 1 से भी वो सेफली निकल कर आ गई, फेज 2 में आकर कोई ऐसा हॉरेबल साइड इफेक्ट आ गया जिससे जान खतरे में पड़ रही है, एनाफाइलेक्सिस शुरू हो गया, एस्थमा शुरू हो गया, स्किन रैशेस होना शुरू हो गए, बीपी गिर गया, ठीक है, कार्डिक पल्पिटेशंस होना शुरू हो गई, मेमोरी लॉस होना शुरू हो गई, विजन डिस्टर्ब हो गई, डायरिया खतरनाक लग गया, ठीक, हड्डियों में से कैल्शियम खत्म होने लगा, लिवर एंजाइम्स बेतहाशा डिस्टर्ब हो जाए, किडनी जो है वो काम करना छोड़ दे, तो क्या इस दवा को हम आगे चलाएंगे? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, तो हम ये कैटेगरी कहलाती है सीरियस साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स की टाइप्स हैं। साइड इफेक्ट्स जो नॉर्मल है, नजला हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, नोसिया। ड्राई माउथ हो गया, नोजिया हो रहा है, ये सब ये सिंपल साइड इफेक्ट्स है, लेकिन वक्ती तौर पर हो, जब दवा छुड़ा दी जाए तो ठीक हो जाए। ठीक है, मेटालिक टेस्ट हो गया, बिटर टेस्ट इन माउथ हो गया, फ्लैजिल खा लो 2 दिन तो मुंह कड़वा हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब दवा छोड़ दें तो ठीक हो जाता है, एंजाइम्स अपनी जगह पर नॉर्मल हो जाए। अगर ऐसी चीज है तो एक्सेप्टेबल है, अगर इससे बरक्स है, बियॉन्ड है, तो वो सीरियस साइड इफेक्ट कहलाएगा और फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही तो फायदा है ट्रायल का, कि हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये कहां तक सेफ है। लेकिन याद रखो, जितनी अच्छी स्टडी फेज 0 में होगी ना, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी दवा आगे फेजेस में जाएगी। ठीक है, कंपैरेटिव, यस इट इज कंपैरेटिव स्टडी, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है और एक कंट्रोल ड्रग है। फिर मल्टी सेंटर, जितना आप मल्टी सेंटर की तरफ जाएंगे उतनी स्टडी आपकी स्ट्रांग मानी जाएगी। हमारे उसमें जो है वो शिफाउल मुल्क था और आमना यूनानी हॉस्पिटल जो हकीम इब्राहिम खत्री का था। तो ट्रायल सेंटर 1, ट्रायल सेंटर 2, ये हमने 2 एरियाज रखे थे और यहाँ हमने स्टडी करी थी। आप यूनि सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं उसको मेंशन करें। मेथोडोलॉजी के अंदर आपने लिखना है इट इज मल्टी सेंटर और यूनि सेंटर। फिर उसी के नीचे ट्रायल सेंटर साइट्स भी बता दें, हमने बता दिया, मल्टी था तो हमने बता दिया, यूनि होता तब भी बताते। ऑब्जेक्टिव क्या था हमारी स्टडी का, अब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डबल ब्लाइंड स्टडी करेंगे लिपिटीम की विद एटोरवास्टैटिन से। ये स्टैटिन ग्रुप है, ये कन्वेंशनल मेडिसिन है, ये एलोपैथिक मेडिसिन है, ये स्टैंडर्ड मेडिसिन है, स्टैटिन ग्रुप आज तक ये बड़ा कामयाब जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर्स यही लिखते हैं, लिपिटोर के नाम से आती है, लिपिजेट के नाम से आती है, सिम्बा के नाम से आती है, मुख्तलिफ के नाम। ठीक है, फिर हम इसकी इवेल्युएशन करना चाह रहे हैं कि इसकी एफिकेसी कितनी है लिपिटेम की, हमारी दवा की। ठीक है, फिर हम इसके एडवर्स रिएक्शन देखना चाह रहे थे, और हम साथ साथ इसका एक लैब वर्क भी हमने किया था, वो भी हमने यहाँ लिखा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमने इसकी चेक करी कि ये एंटीऑक्सीडेंट नेचर की है या नहीं है। ये हमने इस तरह से किया कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, ये जो डायबिटिक डिसलिपिडीमिया है, या जो डिसलिपिडीमिया की जो टर्म है, उसको अगर आप जरा सा उसका बायोकेमिकल रिएक्शंस देखें ना, तो बीटा ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, उसके जरिए फैट जनरेट होती है जिस्म के अंदर, जिस्म के अंदर फैट जनरेट होती है, और ये लिवर के अंदर हेपेटोसाइट्स में।
या आपने बायोकेमिस्ट्री में भी कहीं पढ़ा होगा। अगर बीटा ऑक्सीडेशन को स्लो कर दिया जाए तो फैट सिंथेसिस कम हो जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी दवाइयां हैं, अंग्रेजी भी हैं, एलोपैथिक में भी और हर्बल में भी है, जो ये काम करती हैं। तो बेसिकली हम ये, अच्छा, वो इस वक्त उस वक्त ज्यादा करेंगी जब उनके अंदर ऑक्सीडेशन को रोकने की सलाहियत हो, यानी वो एंटीऑक्सीडेंट हो। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीडेशन को रोकने वाली दवा का लॉजिकल नाम क्या होना चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, ऑक्सीडेशन की एक टाइप है बीटा ऑक्सीडेशन, जो कि लिवर में होती है और जिसका ताल्लुक फैट सिंथेसिस से है। इसके अलावा और भी कई किस्म के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, आपके स्किन में होते हैं। स्किन में ऑक्सीडेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी, धूप से, स्ट्रेस से, केमिकल एक्सपोजर से स्किन उतनी आपकी खराब होती चली जाएगी। तभी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट लोशंस, क्रीम्स आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है? ऐसे ही मसल्स के अंदर, ऐसे ही लिवर के अंदर, ऐसे ही हार्ट के ऊपर भी फ्री रेडिकल्स का असर है। ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल स्पीशीज है ना, ये जिस्म के अंदर बनती रहती हैं और ये सेलुलर इंजरी करती हैं। तो जितना हम इनको रोक सकते हैं हम रोकें, ग़िज़ा से, पानी से, एक्सरसाइज से, रेस्ट से, स्लीप से, और ऐसी दवाइयां और ऐसे विटामिन जो कि एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर हो। तो हमने इस फलसफे को ध्यान में रखा और हमने चेक किया कि क्या ये वाकई में दवा या उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। और जो टेक्निक हमने यूज करी वो थी साइक्लिक वोल्टामीट्री, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। यहां तक बात क्लियर है? ऑब्जेक्टिव को देखो, ये कितना जबरदस्त ऑब्जेक्टिव और कंसाइज और पूरा वाज़े तौर पर अपने आप को बता रहा है कि ये स्टडी होने क्या जा रही है। आ रही है बात समझ में? जी सर। जब भी आप अपने एमफिल में स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स लिखें तो बड़ा जहन रखें, खुला जहन रखें, अपना लैब वर्क जरूर शामिल रखें उसके अंदर। डिस्कस करें अपने सुपरवाइजर से, अपने सीनियर टीचर से, अपने कुलीग से, जूनियर से, उस मौजू पर बहस करें, उस मौजू को डिस्कस करें। ठीक है? तब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अच्छे डिजाइन कर सकते हैं, अदरवाइज वो फिर एक रूटीन के तहत ही चल रहा होता है मामला। ठीक है? अच्छा, फिर डायग्नोसिस एंड मेन इंक्लूजन क्राइटेरिया। भाई हमारी डायग्नोसिस क्या एरिया क्या था और इंक्लूजन क्राइटेरिया, हम किन पेशेंट्स को शामिल करते हैं? क्या हम हर डायबिटिक पेशेंट को शामिल कर दें इस स्टडी में? ऑफ कोर्स नॉट। हमें वो सब्जेक्ट चाहिए थे जिनका कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़ा हुआ हो साथ। अगर डायबिटिक पेशेंट है लेकिन कोलेस्ट्रॉल ठीक है उसका, तो मैं उसको इस स्टडी में लेकर आऊं क्या? बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो हमें शर्त लगानी पड़ती है कि ये क्राइटेरिया होगा। तो हमने क्या लिखा? डायबिटिक डिस्लिपिडीमिया की इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या था? सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज टाइप 2, टाइप 1 नहीं लिया, रिमेंबर, टाइप 1 नहीं लिया हमने, टाइप 2 लिया, क्योंकि 90% टाइप 2 होते हैं। तो अच्छी बात है, डेटा पूल हमारे पास ज्यादा आसानी से जमा होगा। फिर वो पेशेंट जिनको माइल्ड टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हाई प्लाज्मा लेवल्स उनके हों। अब फर्ज करो ट्राइग्लिसराइड जो है वो उसके 180 हो जाए, तो इस पेशेंट को हमने शामिल नहीं किया, हमने ज्यादा सिग्निफिकेंट लेवल जिनके बड़े में उनको शामिल किया। ठीक है? इसकी कैटेगरी होती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हाइपरलिपिडीमिया की कैटेगरी है। वो हमने डिसाइड नहीं किया, वो एक स्टैंडर्ड है, नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम, ये NCEP कहलाता है। उसके तहत क्लासिफिकेशन हुई भी है कि ये माइल्ड है। जैसे ब्लड प्रेशर में क्लासिफिकेशन है ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, ऐसे ही इसमें भी है। ठीक है? तो हमने मॉडरेट टू हाई लेवल जिनके थे उनको हमने लिया। एज उनकी 30 से 70 साल थी और बोथ जेंडर, दोनों जेंडर के हमने पेशेंट्स लिए, मेल भी लिए, फीमेल भी लिए। अब देखो, इस इंक्लूजन क्राइटेरिया में बहुत हद तक वजाहत हो गई है। ठीक है? कि हमने ये पेशेंट्स अपने स्टडी में शामिल कर। फिर दवा कौन सी इस्तेमाल करनी थी? लिपिटेम करनी थी 1 मिलीग्राम, और फिर अटोरवास्टैटिन जो हमने 5 मिलीग्राम, उसकी ये खुराक थी, उसकी ये खुराक थी, ये सब हमने मेंशन कर दिया। 5 महीने का स्टडी ड्यूरेशन था। अच्छा, स्टडी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दवा कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दिन, कितने घंटे तक खिलाई जाएगी, ये बताना जरूरी है। ठीक है? स्टडी ड्यूरेशन एक अलग होता है, स्टडी ड्यूरेशन वेरी कर सकता है। ड्रग की जो एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरेशन है वो वेरी नहीं करेगी, हमें प्रोटोकॉल में डिसाइड करना होगा वंस फॉर ऑल।
चाहे वो 2 घंटे हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 2 हफ्ते हो, चाहे 2 महीने हो, वो हमें डिसाइड करना है। लेकिन स्टडी आपकी आगे पीछे हो सकती है, हालात बन सकते हैं ऐसे कि आपकी स्टडी बीच में रुक जाए, एक्सटेंशन आपको लेनी पड़े, कई पॉसिबिलिटीज आ सकती है, वो एक अलग चीज है। ठीक है। रेफरेंस थेरेपी ये होती है कि अगर फर्ज करें हम ये समझ रहे कि यार इस दवा से भी फायदा नहीं हो रहा, इस दवा से भी फायदा नहीं हो रहा, रेजिमेंट 1 से भी फायदा नहीं हो रहा, रेजिमेंट 2 से भी फायदा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल नीचे आए, तो फिर हम उसको अपने प्रोटोकॉल से बाहर करेंगे और हम एक नई दवा रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उस रेफरेंस दवा की भी इंडिकेशन वही टॉपिक होना चाहिए जिसके लिए हमने दवा इस्तेमाल करी थी, यानी कोलेस्ट्रॉल का। हमने यहाँ पर सिम्वास्टैटिन रख दिया था, ग्रुप वही है लेकिन दवा चेंज है। तो बास पेशेंट ऐसे होते हैं कि एक सेम ग्रुप में किसी एक दवा से फायदा नहीं हो रहा होता, दूसरी दवा दे दो उसी सेम ग्रुप की तो फायदा हो जाता है। तो हमने एक रेफरेंस थेरेपी रख दी थी। यहाँ तक बात क्लियर है? एक नजर देख लो ऊपर से नीचे तक जो जो जी मैंने सर। एक्सप्लेन किया है, इस चार्ट सर को देख मतलब लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, स्टडी सेल्फ के बीच में एक्सप्लेनेटरी। से दूसरी ड्रग हम चेंज कर देंगे। सॉरी, दोबारा बोले। जो आपने रेफरेंस थेरेपी बताई है, तो अगर हाँ, इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, मतलब किस 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 वो उस पे बिल्कुल बिल्कुल। टर्म्स पे अगर हम चेंज हमने ये करेंगे। देखा अगर हमने ये देखा कि भाई ये 5 महीने के ड्यूरेशन के बाद भी इसकी कोलेस्ट्रॉल में कोई तब्दीली नहीं आई, हम डेटा रख लेंगे अपने पास, स्टडी में इसको शामिल रखेंगे और ये बताएंगे कि भाई 5 केसेस ऐसे थे कि जिनको कोई फायदा नहीं हुआ, हम बताएंगे। लेकिन क्या उस पेशेंट को हम छोड़ दें? क्या हम कहें अच्छा भाई थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा बड़ा साथ दिया, अल्लाह हाफिज, अब आप जाने, आपका कोलेस्ट्रॉल जाने? नहीं, हम उसको एक नया ऑप्शन भी देंगे, तो वो कहलाता है रेफरेंस थेरेपी। ठीक है, लेकिन वो हम सर भी कर इसको सकते हैं। सर ये तो जी, ब्लाइंड स्टडी होगा ना, डबल ब्लाइंड होगा, तो हमें तो पता नहीं होगा ना किस ड्रग से बिल्कुल उसको सही है। स्टडी इफेक्ट खत्म नहीं होने आ के रहा है। बाद ये बात कर रहे हैं, 5 महीने गुजर गए, अच्छा, 5 तब आपको महीने पता 5 चल दिन जाएगा। जो भी है गुजर गया, उसको फायदा नहीं हो रहा, हम देख रहे हैं ना, हम फॉलो अप में देख रहे हैं। हमने एक एक महीने का फॉलो अप रखा, फर्ज करें जो आखिरी फॉलो अप था, हमने देखा यार इसका तो टस से मस ही नहीं हो रहा, कोलेस्ट्रॉल बड़े ढीठ होते हैं, खास तौर पे जो फेमिलियल हाइपरलिपिडीमिया होता है या जेनेटिक होता है, वो टच से मस नहीं हो रहा होता, बहुत कम वेरी करता है, वो बहुत कम वेरी करता है, हार्डली 4-5% वेरी करेगा फिर वापस आ जाएगा, और दवा छोड़ने पर वो फौरन आता है अपनी जगह पर। तो अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए फिर ये होता है कि हम उसको कम से कम वहां से अपनी स्टडी में से वहां पर उसको क्लोज करते हैं और फिर कहते हैं भाई ये दवा स्टार्ट करके देख लो, लेकिन आते रहना। अब फर्दर स्टडी जो उसके रिजल्ट्स आएंगे ना, वो हम उसमें शामिल नहीं करेंगे अपनी मेन स्टडी में, लेकिन उसको फॉलो अप के तौर पर, रेफरेंस थेरेपी के तौर पर हम उसको कंडक्ट करेंगे, करना भी चाहिए। ठीक है। इम्पोर्टेंस। या फिर हम आखिर में ये तजवीज कर देते हैं कि देखिए हमने आपको अपने स्टडी में शामिल किया था, आपकी रजामंदी से हमने आपके टेस्ट भी किए, आपको दवाइयां भी दी, अब मसला ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि आप किसी और सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और तबीब के पास चले जाइए, ये दवा भी ट्राई करके देख लीजिए। तो ये जो दवा हम लिखते हैं ना कि ये दवा ट्राई करके देख लें, तो वो कहलाती है रेफरेंस थेरेपी। सही है सर। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा भाई, ये इसके इंग्रेडिएंट्स थे, अर्जुन, मुकिल, हड़ और आंवला। हमने आपके सामने फॉर्मूला रख दिया, ठीक है, सबका पाउडर हमने बनाया और इसको हमने इस्तेमाल कराया। अब मसला ये, असल जो चीज मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ ना, वो समझिएगा। अब ये तो ड्रग्स की डिटेल्स हैं, आपने अपनी स्टडी में ये चीजें लिखनी होती हैं, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पर इनको डिस्कस नहीं करूंगा, मैं नताइज और जो रिजल्ट्स आए उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसका एक तरीका होता है कि कैसे लिखा जाएगा, इसको कहते हैं लिटरेचर। ये पोर्शन लिटरेचर का है आपका, दवाई के बारे में क्या क्या कैसे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस वक्त ये अभी हमारा फोकस नहीं है, मैं सिर्फ आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। यस, बल्कि ये भी छोड़, ये देखिए, ये वो टेक्निक है जिसको हम कहते हैं साइक्लिक वोल्टामेट्री। ये स्टडी मैंने और मैडम हलीमा ने साथ मिलकर करी थी, वो भी मेरे साथ थी, ये हमने कंडक्ट करी थी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। अच्छा, सिंपल करके बताता हूँ, बड़ी इसकी डिटेल्स हैं, मैं सिंपल बताता हूँ। देखिए, हमने ये तय करना है कि ये इंग्रेडिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट हैं या नहीं है, नंबर 1। हम इसको किससे कंपेयर करेंगे?
एंटीऑक्सीडेंट चेक करने के लिए डेफिनेटली कोई हमारा स्टैंडर्ड होगा। फिर टेक्निक यूज करेंगे, वो टेक्निक या टेक्नोलॉजी जो है वो हमने डिसाइड करी साइक्लिक वोल्टामीट्री। होता ये है, हम एक सॉल्यूशन के अंदर करंट पास करते हैं सर्टेन मिली वोल्ट्स का, और उसका एक ग्राफ बनता है, और वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से शो होता है जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखा। साइक्लिक का मतलब है कि साइकिल कंप्लीट होगी, वन वे जाएगा और फिर रिवर्स करेगा, उल्टी डायरेक्शन में आएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, यही है ना डेफिनेशन। हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हैं फ्रंट एंड बैक, यही वो टेक्नोलॉजी है, इसी को साइक्लिक वोल्टामीट्री कहते हैं। बड़ी महंगी अच्छी खासी इसकी कॉस्ट है इंस्ट्रूमेंट की। अच्छा, अब उसमें हमने ये किया कि हमने एक सॉल्यूशन डाला जिसको हमने नाम दिया DMSO। DMSO बेसिकली ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेशन कराता है, ठीक है। हमने इसमें से करंट पास किया और इसका एक ग्राफ ले लिया। बात को समझिएगा, हमने ऑक्सीडेंट को यानी ऑक्सीडेशन कराने वाले एजेंट को एक सॉल्यूशन में डाला, चेंबर में, और इसका सॉल्यूशन चेंबर में डाला और करंट पास करके ग्राफ ले लिया। ओके, ये इसका लेआउट आ गया। उसके बाद में हमने जो हमारी दवा थी उसके इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स को चेक किया। बेसिकली हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, और उसकी मुख्तलिफ जो वॉल्यूम में उसको चेक करते हैं। फर्ज करो मैंने 1 मिलीलीटर अर्जुन का एक्सट्रैक्ट लिया और उसको मैंने DMSO के अंदर डाल के उसको मिक्स किया और फिर दोबारा करंट मैंने पास कर दिया और फिर एक ग्राफ आया मेरे पास। नाउ दिस टाइम वो जो ग्राफ आ रहा होगा मैं उसको अलग फाइल बनाकर सेव कर लूंगा, ठीक है। फिर एक ऑप्शन होता है ओवरले का, मैं ओवरले करूंगा कि मेरा मेन DMSO का जो ग्राफ था उसके कितने करीब ये ग्राफ बनकर आ रहा है। बस ये चीज मुझे आसानी पैदा करेगी कि मैं ये आखिर में जान सकूं कि वाकई में मेरे जो बाद में जो मैंने एक्सट्रैक्ट डाला है उसका क्या इतना स्ट्रॉन्ग असर है कि वो DMSO की प्रॉपर्टी को खत्म कर रहा है, यानी ऑक्सीडेंट को खत्म करने की सलाहियत उसके अंदर है। अगर है तो ग्राफ चेंज होता चला जाएगा, और नहीं है तो वो भी बात सामने आ जाएगी। तो कितनी आसान टेक्नोलॉजी, समझ में आ रही है ये जी बात सर। समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, इस स्लाइड को देखो, ये जो मैंने थोड़ा जूम किया है, इसमें जो रेड रंग की लाइन है ये बेसिकली ये था, ठीक है, सुपर ऑक्साइड विद कोमिफोरा मुकिल। इसके बाद देखो कितनी सारी लाइनें हैं, नीली पीली फला ढमका, है ना। और यहां पर ये जो लीजेंड्स लिखे हुए 10 माइक्रोलीटर, 30 माइक्रोलीटर, 50, 70, 100, 130, 150, ये मैंने डिफरेंट वॉल्यूम्स ट्राई किए, तो पता ये चला कि ये जो एक पर्पल लाइन देख रही है, पर्पल, खास ये नीचे वाली पर्पल जी सर। आखिरी लाइन दिख रही है, बेसिकली जी जी। इस लाइन को देखो तो ये प्लेट्यू बन रहा है। अगर प्लेट्यू बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि चीज न्यूट्रलाइज हो रही है। रेड रंग जो था वो पीक था, उसके बाद में ब्राउन लाइन जो है वो भी पीक है, फिर ब्लू लाइन जो है वो भी पीक है, फिर डार्क ग्रीन जो है वो भी पीक है, फिर ब्लैक लाइन जो है वो भी पीक है, फिर लाइट ग्रीन वो भी पीक है, फिर और डिफरेंट शेड है ग्रीन का वो भी पीक है। लेकिन जैसे ही पर्पल आया मोर और लेस स्ट्रेट लाइन बनना शुरू हो गई। आप लोग एग्री करेंगे? जी सर। यस सर। अब ये जो पर्पल लाइन थी ना, ये स्ट्रेंथ थी 150, ठीक है। इसका मतलब है कि 150 माइक्रो लीटर पर स्ट्रेट लाइन हो गई, तमाम DMSO न्यूट्रलाइज हो गया, या तमाम नहीं तो एटलीस्ट 50% हो गया। सॉरी, तमाम तो नहीं, 50%, हमारा कट ऑफ होता है 50%। अगर 50% DMSO न्यूट्रलाइज कर दे कोई भी चीज तो हम उसको एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे।
अदरवाइज हल्की फुल्की हो रही है, हम उसको एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी कैटेगरी में नहीं रखते। फिर हमें साथ ये पता चल गया कि 150 माइक्रो लीटर वो वैल्यू है जिस पर 50% ऑफ द डीएमएसओ न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो हमें ये प्रूफ मिल गया कि यस, कोम्यूफोरा मुकिल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है और डीएमएसओ को ये खत्म कर देता है। कितनी स्ट्रेंथ पे करता है वो भी पता चल गई। तो 130 और 150 ये दोनों ग्राफ निस्बतन अच्छे हैं। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी कहलाती है साइक्लिक वोल्टामीटर। इंशाल्लाह मौका मिला तो तुम लोग भी ये टेक्नोलॉजी सीखना और इस पर काम करना। ठीक है, इसी तरीके से हमने तमाम जड़ी बूटियों को हमने टेस्ट किया। ठीक है, पर यहाँ पर सर हमने देखने ये में तो बहुत ही हार्ड लग रहा है। हाँ, बस समझाया है मैंने आपको आसान। प्रिसाइज हाँ करके। जी जी। भाई जब 3 करने महीने तो पाएंगे हमें तो लगे थे। फिर वो। हमें जी जी। हमें 3 साढ़े 3 महीने लगे थे इस सारे काम को समेटने में। जबरदस्त। हाँ, तो ये हम लोग हफ्ते में शायद 2-2 दिन जाते थे। असल में हमारी हाँ। एक वर्कशॉप हुई थी, उसके बाद हमें इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। हमने कहा भाई हम स्टडी करना चाहते हैं। हमारे प्रिंसिपल ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। उन्होंने हमें रेफर किया यहाँ पर कमरुल हक साहब, अल्लाह जिंदगी दे सेहत दे उनको। और फिर वहाँ के जो अतारी साहब थे वो भी बहुत अच्छे थे, जो इंचार्ज थे। उन्होंने हमें सिखाया, उस्ताद है हमारे। हालांकि हम कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमने इतना कर लिया कि जो जिससे हम ये बता सकेंगे यस इट इज एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, मुकिल की मेरे पास 2 वैरायटीज थी, एक थरपारकर की वैरायटी थी और एक कोहिस्तान की थी। तो कोहिस्तान की भी स्पीशी इसके भी मैंने चेक किए और थरपारकर का भी चेक किया। आपको हैरत होगी, ये कंपैरिजन शायद फर्स्ट टाइम हुआ है कि थरपारकर और कोहिस्तान का जो मुकिल है उसमें से हैं दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो इधर का थरपारकर का है उसको देखो कि इसने तकरीबन, ये अगर मैं कहूँ, ये इसने उड़ा दिया इसको 100 माइक्रोलीटर पर उड़ा दिया इसको। ये जो सेकंड लास्ट लाइन आई हुई ना नीचे से देखो, लाइट ग्रीन, ये प्लेट्यू यहाँ बन चुका है और ये इसकी स्ट्रेंथ है 100। और अगर मैं कोहिस्तान की देखूं तो यहाँ देखो ये 130 और 150 पर बात हो रही है और वहां 100 पर बात हो रही है। तो इसका मतलब ये कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो थरपारकर की स्पीशी जो है मुकुल की वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी दूसरी ड्रग भी है, अर्जुन। ये भी बहुत प्यारा एंटीऑक्सीडेंट है। सर वो लेस फिर देन 1 आंवला, मिनट आ रहा है अभी। ठीक है ठीक, आंवला और हड़, इन सबको हमने कंपैरिजन किया और सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट मिला था ना हमें हमारी स्टडी में, इन तीनों चारों में कंपैरिजन करने में, वो था हड़। ठीक है, हड़ का देखिए इसने 30 पे उड़ा दिया, इसने 30 पे सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये हमारी स्टडी थी। लैब वर्क हमारा ये था। क्लिनिकल ट्रायल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं।